नमस्कार, जेबीएन द केवल नेटवर्क की सोशल साइट पर हैं आप। मैं हूं आपके साथ हरीश पामटा। आज गांव आए थे, अभी घूमते हुए आया तो यहां पर देखा चौराहे पर लड़के बैठे हुए हैं। ये आप देख रहे हैं, आग जली हुई है और इसके सामने हम बैठे हैं। कुछ लड़के थे, सोचा कि कुछ पूछने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि छुपाड़ी गांव रोहड़ू से 21 किलोमीटर ऊपर है और ये हमारी रोहड़ू तहसील का आखिरी गांव है। इसकी बॉर्डर जैसे जहां खत्म होती है वहां से हमारी जुब्बल बॉर्डर शुरू होती है। कुछ लड़के बैठे हैं यहाँ पर, सोचा इनसे कुछ बातचीत की जाए क्योंकि 8 तारीख को तो राजनीति के सारे परिणाम आने वाले हैं। हमारे भाजपा और कांग्रेस में से किसकी सत्ता बनती है ये तो भावी भविष्य में 8 तारीख को तय हो जाएगा। लेकिन हम इनका विजन जानना चाहते हैं, जो हमारे युवा है ये क्या सोचते हैं। और क्योंकि कृषि प्रधान हमारा हिमाचल हो चुका है, पर जो हमारा हिमाचल है, हम बागवानी को लेकर हम बड़े दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं और हम एडवांस जो हमारी एग्रीकल्चर है, जो हमारे एडवांस बागवानी है, हम उसकी तरफ अग्रसर हो रहे हैं। हमारे साथ सबसे पहले एक लड़के यहाँ पर जुड़े हैं, इनसे उनका नाम पूछेंगे और ये कहाँ से स्टडी कर रहे हैं और उसके बाद हम आगे बात करेंगे। हाँ जी सर, आपका नाम? सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। मेरा नाम रोहन चौहान है और मैं छुपाड़ी गांव का रहने वाला हूं और मैंने अपनी बीएससी नौनी यूनिवर्सिटी से की है और मास्टर्स मैंने एफआरआई देहरादून से की है अपनी। अच्छा, फिर तो बहुत बढ़िया और ज़्यादा अच्छी बात हो गई है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि कितने डिस्टेंस है रोहन यहाँ पर, जो बागवानी की अगर हम बात करें तो कितने डिस्टेंस पे है छुपाड़ी, और जो इससे ऊपर भी हमारे बगीचे लगे हुए हैं, हमारे गांव से भी ऊपर बगीचे लगे हुए, कितने डिस्टेंस पे हैं वो? इस टाइम पे हम लगभग 8,000 से 8200 मतलब फीट पे होंगे और जो हमारे ऊपर वाले क्षेत्र में जो हमारे सेब लगे हैं मतलब वो 9,000 तक होंगे, 9,000 फीट तक। 9,000 फीट तक हो गए। तो इस टाइम हमारे जो छुपाड़ी गांव है यहाँ पर रॉयल के अलावा मैं देख रहा था अभी रोहित पामटा नाम के कोई लड़का है, वहाँ पर उन्होंने सघन खेती की कोशिश कर रहे थे। बिल्कुल पुल यहाँ रोड के साथ उन्होंने नीचे सारा काट के प्लान कर दिया है। बहुत बड़े पौधे थे रॉयल के, वहाँ पर लगभग 40 और 50 पौधे थे। मेरे ख्याल से वहाँ से 250-100 पेटियां उतर थी, तो उन्होंने सारा बगीचा साफ कर दिया है। हम रोहित पामटा से बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब उनके पापा यहाँ से गुजरे तो उन्होंने कहा कि रोहित घर पे है नहीं। तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ पर जो लड़के बैठे हैं इनसे बातचीत करते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। रोहन, आपने तो इस क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में जानकारी भी जुटा रहे हैं, आप स्टडी कर रहे हैं। क्या लगता है परिवर्तन के तौर पे आप युवाओं को सबसे पहली बात कौन सी कहना चाहेंगे? सघन खेती की तरफ हमें अग्रसर होना चाहिए और अगर होना चाहिए तो किस गति से होना चाहिए? देखिए, जो हाई डेंसिटी फार्मिंग है मतलब ये मतलब ऐसा है कि इस पे जरूरी नहीं है कि हमें इस पे ही जाना है। मतलब हमारे पास इसके लिए बहुत सारी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए काफ़ी चीज़ों की। जैसे हम अगर M9 रूट स्टॉक पे काम कर रहे हैं तो हमारे पास इसके लिए सबसे पहले तो हमें पानी चाहिए। जी जी। और दूसरा ये है कि अब हमारे जो बागवान भाई हैं यहाँ पे हमारे पास अभी मतलब खाली लैंड्स अभी बहुत कम पड़ी होंगी लोगों के पास, जो भी है बागवान। तो जो खाली लैंड्स पड़ी है वहाँ तो हम कर भी सकते हैं अगर आपके पास पानी अवेलेबल है। और अगर आप इस पे काम करते हैं, जो मतलब एक कोई भी युवा है जो अभी घर में है, मतलब कोई नौकरी नहीं कर रहा है, बल्कि अब तो नौकरी छोड़कर लोग घर आ रहे हैं, जी जी। तो जो हाई डेंसिटी फार्मिंग में है, जो अब इसमें जो रुचि दिखा रहे हैं उनको आगे, अगर वो आगे आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो इससे हमारे मतलब जो हमारे पे फ्रूट की क्वालिटी है वो ज़्यादा इंप्रूव होगी, क्योंकि हाई डेंसिटी फार्मिंग में न्यूट्रिशन मैनेजमेंट वगैरह सब कुछ अच्छे से हो सकता है और हमें प्रॉपर स्पेसिंग वगैरह देके। लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट भी मतलब देनी पड़ेगी पहले इनिशियल स्टेजेस में, क्योंकि प्लांट्स वगैरह आएंगे, इंपोर्ट करना हो या फिर कोई यहाँ से किसी नर्सरी से ले रहा हो। गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई सुझाव कि गवर्नमेंट को क्या कदम उठाने चाहिए अगर सघन खेती की बात करें? देखिए, सघन खेती में अगर हम जा रहे हैं, सबसे पहले तो हमारे क्या कहते हैं पौधे मतलब महंगे पड़ रहे हैं अगर हम इंपोर्ट करा रहे हैं पौधों को। तो अगर गवर्नमेंट हमें वो सब्सिडाइज रेट पे फार्मर्स को पूरे मतलब ऑल ओवर हिमाचल में प्रोवाइड कराती है तो मुझे लगता है कि युवा इस साइड को काफ़ी ज़्यादा जाएगा, क्योंकि सबसे पहले तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट इसमें ज़्यादा है। अगर किसी का इन्वेस्टमेंट नहीं है तो इस पर नहीं जा सकता। पर लेकिन अगर हम अभी क्लोनल सीडलिंग रूट स्टॉक पे भी काम कर रहे हैं तो वो भी मतलब गलत नहीं है। आपके अगर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है, प्रूनिंग की है, ट्रेनिंग की है, वो अगर अच्छी हैं तो मतलब आप उस पर भी अच्छी क्वालिटी बना सकते हैं। ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत फ़र्क होगा, लेकिन आप उस पर जो हाई डेंसिटी फार्मिंग है मतलब एक मतलब न्यू डेवलपमेंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो ये मतलब ज़्यादा अच्छा है। आप इसमें न्यूट्रिशन मैनेजमेंट भी अच्छा कर सकते हैं, ड्रिप वगैरह लगा के, अगर आपके पास पानी है। जहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है या फिर जहाँ पर पानी का अभाव है, वहाँ पर निस्संदेह इस खेती में दिक्कतें आएगी, प्रॉब्लम आएगी। वहाँ के लिए क्या सजेस्ट करना चाहेंगे आप? वहाँ पर कौन से प्लांट लगाने चाहिए? देखिए, हमारे पास ऐसे अल्टरनेटिव के लिए तो हमारे पास रूट स्टॉक्स और भी हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपने M9 पे ही काम करना है। आप M106 हो गया, थोड़ा उसमें कॉलर रॉट की प्रॉब्लम हो सकती है, उसको हमें मैनेज करना पड़ता है उस पर। आप M111, M111 हो गया, M10116 हो गया आपका,
और M7 रूट स्टॉक्स हो गए, तो ये भी अच्छा है। इसमें ड्रिप की ज़रूरत मतलब है पर कम है, ज़्यादा नहीं है पानी की ज़रूरत। इस पे भी आप काम कर सकते हैं। अब तो आपके जी सीरीज़ के रूट स्टॉक्स भी आने लग गए हैं यहाँ पे। पर रूट स्टॉक्स पे जाने से पहले तो मतलब हमारे को पहले काम करना, मतलब उस पर कैसे हमने ट्रेनिंग प्रूनिंग करनी, उसके मैनेजमेंट, वो स्किल सीखनी ज़रूरी है। क्योंकि रूट स्टॉक पे काम तो फिर बाद की बात है। आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि आपने स्पेसिंग, डिस्टेंस वगैरह, और अगर आप दूसरे रूट स्टॉक M9 के अलावा बाकी लगाते हैं तो उसमें आपको पानी की अवेबिलिटी कम चाहिए होगी। आप M111 लगा सकते हो, थोड़ा ड्रॉट रेजिस्टेंट भी है। अच्छा, अभी हाइट है जो हमारे यहाँ से हम प्रेसरी बोलते हैं स्थानीय भाषा में, वहाँ पर तो मेरे ख्याल से लैंड भी बहुत अच्छी है, और क्योंकि प्योर है, अभी हम हमारे जो लोग हैं उन्होंने नए नए वहाँ प्लांटेशन की है। तो रॉयल में कौन सी ऐसी चीज़ें या फिर ऐसी कौन सी जो डिस्टेंस है हमारी 8,500-9,000 फुट की डिस्टेंस पे है मेरे ख्याल से हम, तो वहाँ पर हम कौन सा प्लांट लगाएं? सेब का हाँ जी, हाँ जी। ऊपर देखिए, वो मतलब काफ़ी ज़्यादा हाइट है वहाँ पे, तो मतलब 8,500, प्लांटिंग 8,500, 8.5 नहीं, वहाँ पे 9.5 तक होगा, 9,500। अच्छा। देखिए, आप जितनी हाइट में जाएंगे, आप रॉयल तो ऐसा है कि मतलब आप लो एलिवेशन से हायर एलिवेशन तक लगा सकते हो। जी रॉयल के अलावा आपके पास अब हैप के आ गया है, और थोड़ा आप ये स्पर में आप एस पर, थोड़े स्पर वैरायटीज हाइट में ये भी चल रही हैं। पर लेकिन आपके पास हाइट में, जितने आप हाइट पे जाओगे आपके पास साइज का इशू हमेशा आएगा। जी जी, लो हाइट में आपके पास साइज हमेशा बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। लो जैसे आप हाइट पे जाओगे कलर की तो दिक्कत वो साइज हाइट इशू में रहती है, हाइट में कलर आ नहीं। जाता है, लेकिन अब लो हाइट के लिए इसीलिए आप मतलब हाई कलर स्टेन पे जा रहे हो ना, क्योंकि उस जी पे आपका जल्दी कलर आ रहा है। जी जी जल्दी कलर आएगा तो आपका साइज भी डेवलप हो रहा है। जी। लेकिन अगर हम हाइट में उसी के हिसाब से हमारे को एलिवेशन के हिसाब से हमारे को सिलेक्शन करना है वैरायटीज का। जैसे मतलब आज की डेट में मतलब 10-10, 20-20, 30-30 वैरायटीज आ गई है। जी जी लेकिन हमने क्या मतलब, अब जो फार्मर्स हैं, किसान बागवान है हमारे भाई सब जितने भी हैं, मतलब हम वैरायटी को ट्राई कर रहे हैं। कईयों को बाद में क्या हो रहा है कि प्रॉब्लम आ रही है। जी। मान लो कोई हाई कलर स्टेन हमने 7,500 8,000 पे लगा दिए हैं, तो उसमें साइज के इशू आ रहे हैं। बिल्कुल। तो हमें उसके हिसाब से सिलेक्शन करना है कि आपके पास जो हाइट में कोई भी सेब लगेगा तो आपके पास कलर उसमें आराम से आना चाहिए, ताकि उस पर साइज डेवलप हो। जो आपका कलर अर्ली आ रहा है ना, कलर जिसमें सेब में अर्ली आ रहा है, वो आपके लो एलिवेशन पे ही लगेगा। जी जी जी। अभी बहुत सारे लोगों ने कटिंग शुरू कर दी, और हमारे आसपास का उड़ता हुआ धुआं इस बात का गवाह है कि साथ साथ में जो है हमारे बार बार पर्यावरण की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि आप जो भी हमारे सेब कटिंग के बाद जो अपवाद जो आता है उसको प्लीज़ आप उसको जलाए ना, हम उसको स्टोर करें। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? इसको हम स्थानीय भाषा में छींटे कहते हैं ना, ये आपने उनका। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, इसके लिए हम जो तो प्रूनिंग कर रहे हैं अभी कुछ, मतलब जो बागवान है वो जल्दी भी प्रूनिंग कर दी है, कईयों ने नवंबर में ही कटिंग कर दी है। तो मतलब एक मतलब तरफ से ठीक भी नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे आपका जो प्लांट है पूरी तरह से डोरमेंसी में नहीं गया है। जी, उसको तो चेक कैसे करेंगे? उसका चेक का थोड़ा सा ये है कि जब आप मतलब अगर हम प्लांट को देख के करेंगे तो हम उसके जो मतलब कोई भी होगा, शाखा होगी। हाँ ब्रांच होगी कुछ भी पतली सी, उसको हम थोड़ा सा मतलब बेंड करें। जी बेंड करके अगर वो इजीली स्ट्रेच हो रही है, मतलब आपको लग रहा है कि इसके अंदर थोड़ा सैप है, जी टाइट मतलब टाइटनेस फील नहीं हो रही है, जी तो समझो अभी वो डोरमेंसी की तरफ पूरा नहीं गया है। जी। जब वो पूरा मतलब आपको लग रहा है कि ये थोड़ा हार्ड हो गया है, तो मतलब समझो कि उसके अंदर का सैप फ्लो, जो न्यूट्रिशन अंदर से जो भी वाटर फ्लो चल रहा है वो स्टॉप हो गया है और प्लांट डोरमेंसी में जा चुका है, तब आप प्रूनिंग कर लो। और प्रूनिंग से पहले आपके क्या कि पत्ते सारे झड़े होने चाहिए, पत्ते झड़ जाने चाहिए। उसके लिए लोग यूरिया की स्प्रे भी करते हैं, मतलब उससे भी पत्ते झाड़ते हैं। अगर नेचुरली झड़ रहे हैं तो वो और अच्छी बात है। जो कटिंग के बाद जो आती है वहाँ पर अपवाद जो आते हैं, जो लकड़ियाँ आती हैं, तो उसको लेकर के, क्योंकि हम लोग तो जला रहे हैं, बार बार सरकार की तरफ से भी निर्देश जारी किए जा रहे हैं, और हमारे जो एनजीओज हैं वो बता रहे हैं कि प्लीज़ पर्यावरण को बचाओ, इससे साइड इफेक्ट हो सकता है। इसके बावजूद हम सब उसमें इन्वॉल्व है, चाहे मैं आप या हमारे आसपास के लोग हैं, तो हम सब इन्वॉल्व हैं उसको लेकर। हम लोग अवेयर हैं, अब हम लोगों को पता है कि नुकसान, उसके बावजूद हम ये सब कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी मतलब जैसे अभी जो है स्टबल बर्निंग, पंजाब में भी ये बहुत बड़ा इशू है। हाँ। जब हम धान की पराली जलाते हैं तो उसकी वजह से भी पॉल्यूशन बहुत फैल रहा है ना। दिल्ली वगैरह में उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो यहाँ पे भी अब यही है कि जितना ज़्यादा हम, अब आप कहीं भी देख लो, आज मतलब आजकल दिन को भी तो हर जगह धुआं ही धुआं निकल रहा है, छिट्टे जला रहे हैं ना सारे, हम जो छिट्टे बोलते हैं। तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि मतलब इसके लिए अल्टरनेटिव तो यही है, या तो हम इन्हें ना जलाएं, डंप कर दें, डंप करके। इससे अच्छा हम इसको ये कर सकते हैं कि अगर हमारे गवर्नमेंट कुछ ऐसी स्कीम निकाल देना कि चिपर्स होते हैं, वुड चिपर्स, मतलब अगर पंचायत लेवल पे या फार्मर्स को कुछ सब्सिडी प्रोवाइड करा दे, तो अगर वो वुड चिपर्स खरीद लेते हैं, या पंचायत के थ्रू आप एक कुछ सिस्टम तैयार करो कि आप चिपर्स रखो, आप गांव में प्रोवाइड करा दो, या फिर गांव को 1-2 चिपर्स प्रोवाइड करा दो, या अगर किसने कुछ, हाँ, या कुछ अपने लिए खरीदना है तो गवर्नमेंट ऐसा प्रोवाइड कराए कि हर बंदे को मतलब एक सब्सिडाइज रेट पे मशीनरी मिल जाए।
तो उसमें क्या कर सकते हैं कि जो आपके जितना भी वेस्ट मतलब जो आपने कटिंग के बाद आपके जितने भी छिट्टे हैं वो सारे आप उस चिपर में उसको काट के उसका छोटा छोटा सा कुछ मतलब बुरादा टाइप जैसे भी निकलेगा उसको आप एक गड्ढे में डंप कर लो, उसमें आप ऊपर से कुछ भी यूरिया वगैरह स्प्रे करके उसको बंद कर लो। तो क्या कुछ टाइम के बाद जब वो सड़ जाएगा तो हम उसकी एज अ खाद भी यूज कर सकते हैं, तो हमारा इसमें इन्वायरमेंट भी बच जाएगा। आपका तो खुद 8,500-9,000 की फुट पे की डिस्टेंस में, फुट ही बोलते हैं ना, फुट की डिस्टेंस में हम पड़ेसरी बोलते हैं, आपने वहाँ कटिंग शुरू नहीं की। और हमारे जो लोकल लोगों का एक बहाना कहो या एक्सक्यूज कहो या फिर हमारे उनके दिमाग में एक वहम है या फिर उसको समय की मांग भी कह सकते हैं, क्योंकि बर्फ पड़ती है तो बड़ा दिक्कत हो जाता है हाइट वाले एरिया में। तो उस हिसाब से तो अब कटिंग हमारे ख्याल से शुरू जैसे लोग कर रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए अब ये मतलब कटिंग जो अर्ली शुरू कर रहे हैं लोग, इसका तो रीजन ये भी है कि अब बर्फ हाइट में बर्फ पड़ जाती है, बिल्कुल बिल्कुल, तो पेड़ मतलब टूटने का भी डर रहता है। फार्मर्स अगर ना भी करना चाहे तो करनी पड़ जाती है, बिल्कुल, क्योंकि अगर हम अब प्रूनिंग नहीं करेंगे इस चक्कर में कि अभी पूरा प्लांट डोरमेंसी में नहीं है, तो उसमें अगर कहीं बर्फ पड़ गई अभी 10 दिन में तो फिर वो नुकसान बहुत हो जाएगा। तो इसके लिए है कि जो भी नए बगीचे हैं, अब जिसके तो पुराने बगीचे लगे हैं उनकी प्रूनिंग और ट्रेनिंग उस हिसाब से नहीं हुई है, जिनके नए बगीचे हैं अगर हम अपनी प्रूनिंग और ट्रेनिंग अच्छी रखते हैं, मतलब जो भी सिस्टम पे आप है आपके स्ट्रॉन्ग मतलब जो बीम्स वगैरह हैं आपके ब्रांचेस वगैरह वो स्ट्रॉन्ग है, तब बर्फ का उतना फर्क तो नहीं पड़ेगा। पर अभी मतलब हाइट्स में जिनके पुराने बगीचे हैं तो उसमें तो अब प्रूनिंग करनी पड़ रही है, क्या करें, मजबूरी में करनी पड़ रही है। बिल्कुल सही बात बोली। कुछ चीज़ें और अभी खाद की बड़ी दिक्कतें आ रही है। मैंने अभी जब हमने न्यूज़ ब्रॉडकास्ट किया था 3 दिन पहले, हमने उस टाइम भी बहुत कुछ देखा था, बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है खाद को लेकर के। हालांकि राजनीतिक रूप से आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, वो अलग चीज़ है, पर हम लोगों के पास एक ऑप्शन और आई है, वर्मी कंपोस्ट है, ऑर्गेनिक खाद हैं बहुत सारे। हम बल्कि मैं एक साहिल सबलोक नाम के मित्र हैं हमारे, हमने उनसे भी कहा था हम उसके पास भी जाएंगे सावड़ा में। तो ऑर्गेनिक फॉर्मेट और नेचुरल खेती को लेकर के एज ए यंगस्टर, क्योंकि आप स्टडी तो कर ही रहे हैं, साथ साथ में आप एक बागवान भी और बागवान के पुत्र, और आप फील्ड में काम करते हैं, हम जानते हैं, हम आपके पर्सनली हम आपको जानते हैं। तो आप हमें क्या सजेस्ट करेंगे इस चीज़ को, खादों को लेकर के? खादों को लेकर तो ऐसा है कि अगर हम नेचुरल फार्मिंग पे करते हैं, नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी डिफरेंसेस हैं। नेचुरल फार्मिंग है कि आपने जो भी नेचुरल आपका प्रोडक्ट है ना, मतलब वो उससे ही हमने अपने जो भी पेस्टिसाइड बनाना है कुछ बनाना है तो हम उससे ही बनाएंगे और उसका ही छिड़काव करेंगे। लेकिन और नेचुरल में हम सारा, बल्कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, ऑर्गेनिक नेचुरल का मतलब नेचुरल उसमें नेचुरल ही है सब कुछ, प्राकृतिक खेती बोलेंगे हम उसको। जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसमें हम केमिकल का भी यूज करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग प्योर मतलब केमिकल फ्री नहीं है। जैसे हम अगर स्विट्जरलैंड वगैरह में ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो जैसे अब बल्कि अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं नेचुरल फार्मिंग की तरफ से, आपको सर्टिफिकेशंस मिलती हैं इस चीज़ पे, जैसे अपेडा की होगी, पीजीएस होगी, तो ये एक टाइप का मार्क है। अगर आपको ये मार्क मिलता है तो आप मार्केटिंग में मतलब अपना सेब अच्छे से बेच सकते हो। आपका मार्केटिंग की दिक्कत ये है रोहन, मैं एक चीज़ और देख रहा था, जैसे हमारे पास ये है कि हम प्रोडक्शन में भी गिरावट कहीं ना कहीं आती है। जब हम नेचुरल फार्मिंग की तरफ जाते हैं तो उसमें प्रोडक्शन में कहीं ना कहीं गिरावट आती है। आपको मेरा जो व्यक्तिगत मानना है कि अगर हमें सरकार इसके लिए अलग से या तो जो सब्सिडी वगैरह होती है, हमने उसकी जो खाद वगैरह होती है सब्सिडी, हाँ ऑर्गेनिक में मैं बोल रहा हूँ, या फिर ये हो सकता है कि जो हमारे इसकी एक अलग से मंडी हो जो हमारी ऑर्गेनिक, जिसमें कुछ दाम ज़्यादा हो, क्योंकि प्रोडक्शन तो घटा है बागवान का, तो जब उसको थोड़ा सा दाम ऊपर मिलेगा तो कहीं ना कहीं अपनी वो जो उसकी कमी है वो वहां से पूरी कर सकता है। नहीं देखिए, इसके लिए तो सरकार को ये करना पड़ेगा, मतलब अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग को अलग से कहीं बेचते हैं, पर अगर आप अपने एक ऑर्चर्ड को पूरा ऑर्गेनिक या नेचुरल फार्मिंग पे तैयार कर रहे हो ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, सर्टिफिकेशन के लिए आप अप्लाई करो। वो आपको एक मतलब जो इनके क्राइटेरिया नॉर्म्स होंगे उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। तो उसके बाद आप कोई भी एक मार्केट पकड़ लो, जरूरी नहीं आपने कि आपने मंडी में जाना है। अगर आपके पास 100 बॉक्सेस 200 बॉक्सेस भी ऑर्गेनिक फार्मिंग का आता है, मान लो कुछ लोग कर भी रहे हैं, कर रहे हैं, कई ऑनलाइन भी नहीं कई ऑनलाइन भी मतलब मार्केट कर रहे हैं सेब को, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन अगर उनको मिल रही है तो मतलब उससे अच्छा मार्केट रेट मिल रहा है, प्राइस मिल रहा है। क्योंकि जो आज मतलब आज की जनरेशन है, मतलब हिमाचल में हम तो प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, पूरे इंडिया में क्या है कि मतलब जो हमारा यूथ है, मतलब जो भी यूथ है, चाहे एल्डर्स हैं, जो भी बड़े हैं, मतलब जो हमारा मतलब खाने का तरीका है वो चेंज हो रहा है। क्योंकि हम केमिकल यूज कर करके क्या हो रहा है, मतलब हम भी बाहर से कोई चीजें आ रही है, कोई भी उसमें भी सब में सब्जियों में सारा केमिकल्स पड़ा है ना, तो लोग शिफ्ट कर रहे हैं अपना मतलब खाने का तरीका, वो भी ऑर्गेनिक खाना चाह रहे हैं। तो अगर आप उसको हाई रेट पे भी अपने मतलब मार्केटिंग किसी और वे से और इंटरनेट ऑनलाइन करके मार्केट करोगे तो वो अच्छा बिकेगा, वो आपके मतलब इससे अच्छा ही बिकेगा। इसके लिए लेकिन आपको क्या है कि मतलब जब आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हो ना, आपको फुल टाइम देना पड़ेगा, और मतलब केमिकल कंट्रोल से ज्यादा मुश्किल है ऑर्गेनिक फार्मिंग करना, क्योंकि केमिकल तो जल्दी काम करेगा ना, लेकिन हाँ ऑर्गेनिक में काम करने के लिए आपको पेशेंस भी चाहिए। तो मतलब इस पे अभी काम चल रहा है, मतलब पूरा नहीं कह सकते, मतलब
अब जितना लोग जुड़ेंगे मतलब काम करके ही पता लगेगा। मार्केट बहुत ज्यादा। हाँ, अगर इसमें मार्केट बन जाती है, मतलब अवेलेबल हो जाती है कि आप ऑर्गेनिक को मतलब ओपन मार्केट में जाके भी बेच सकते हो, आप अच्छे मतलब दाम मिल रहे हैं उस चीज पे। हाँ, तो फिर तो इस पे यूथ ज्यादा आएगा, फिर ज्यादा आएगा इसमें ना। और मिट्टी के सैंपल आप तो पिछले 3 सालों से करवा रहे हैं, और आपके पिताजी से तो मेरी निरंतर बात रहती है। मिट्टी के सैंपल को लेकर के कितना फायदा हुआ आपको, और क्या चीजें हैं जो हमें मिट्टी के, अगर हम सैंपल टेस्ट करते हैं तो हमें क्या दिक्कत है, मतलब हमें खाद की मात्रा में किस तरह के रेशोज का पता लगता है कि कितने रेशो में कौन सी खाद डालती है, कितना हमारा खर्चा बचता है, और क्यों, किस फायदे के लिए हमें मिट्टी की जांच करवानी जरूरी है? देखिए, सबसे पहले तो ना मतलब आज का जो बागवान है ना, मतलब अब वो बागवानी आज रही नहीं है कि मतलब पहले की तरह ये करो। पहले तो फिर भी हमने अपनी जो चक्रण बोलते थे हम, पहले तो क्या होता था कि मतलब अब हम आज नेचुरल और ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं ना, मतलब जो हमारे बड़े बुजुर्ग है वो कहते हैं कि हम तो ये डालते नहीं थे, हमारे सेब हमारे अच्छे होते थे, साइज भी अच्छा होता था। वो इसी वजह से होता था क्योंकि उस टाइम पे जो हमारे पेड़ थे वो हैबिचुअल नहीं थे। आज की डेट में हमने केमिकल्स डाल दिए हैं, कुछ डाल